हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल आईटी ज्ञान मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए क्लाउड से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। तो जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्लाउड कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी बात आती है कॉस्ट की तो ये आपको जानना होगा, क्योंकि जो भी क्लाउड रिसोर्सेज होते हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि जब कोई भी आप जैसे वीएम प्रोविज़न करते हैं या कोई ऐप सर्विसेज प्रोविज़न करते हैं या कोई डेटाबेस प्रोविज़न करते हैं तो उसमें जो प्लान होते हैं बेसिकली पे एज यू गो प्लान होते हैं कि आप जितना यूज़ करेंगे और उस हिसाब से वो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि कॉस्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और हमें जो है बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे जब भी हम कॉस्ट को लेके बात करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जब भी हम कॉस्ट को लेके कुछ फोकस करते हैं तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक एक करके कंसीडर करनी पड़ेंगी। कि जैसे कि हम टारगेट करते हैं कॉस्ट बाई सब्सक्रिप्शन, जो आपके कॉस्ट को सब्सक्रिप्शन, जैसे अब मान लो आपके यहाँ पे डैप सब्सक्रिप्शन है, प्रॉड सब्सक्रिप्शन है, यूएटी सब्सक्रिप्शन है। तो कुछ जगह क्या होता है बेसिकली सब्सक्रिप्शन वाइज डिसाइडेड होते हैं कि हमें मेरे प्रॉड के लिए ये सब्सक्रिप्शन रहेगा, डैप के लिए ये सब्सक्रिप्शन रहेगा या टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे कि किस सब्सक्रिप्शन में क्या कॉस्ट आ रही है मेरी, और उस कॉस्ट के बेसिस पे हम टारगेट करेंगे और क्या चीज़ें टारगेट करनी है हमें और उनको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आती है कॉस्ट बाय रिसोर्स ग्रुप। हम जब कॉस्ट एनालिसिस करते हैं तो रिसोर्स ग्रुप के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में इतने रिसोर्सेज हैं और पार्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप पे कितनी कॉस्ट आ रही है। और इसके अलावा हम आते हैं कॉस्ट बाय सर्विसेज। कॉस्ट बाय सर्विसेज की मैं बात करता हूँ, जैसे वीएम हो गया, फायरवॉल हो गया, एपीआईएम हो गया, सिक्वल डेटाबेस हो गया। तो ये इनको पार्टिकुलर चीज़ों को हम चेक करके कि इनकी हमारी क्या यूटिलाइजेशन है, क्या एसक्यू है, वेदर प्रीमियम हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कहीं हमारी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, और जो यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका क्या बाकी सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम को क्रॉस चेक कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ डेली कॉस्ट ट्रेंड पर। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले डेली कॉस्ट ट्रेंड की भी मैं बात करता हूँ। तो डेली कॉस्ट ट्रेंड में बेसिकली होता क्या है कि मैं डेली का ट्रेंड जो, जैसे मेरी सर्विसेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी जो डेली कॉस्ट आ रही है वो 24 आवर्स की क्या आ रही है। क्योंकि वहाँ पर जब आप कॉस्ट मैनेजमेंट में जाते हैं, किसी सब्सक्रिप्शन पार्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे और आप देखेंगे कि कॉस्ट जो है एनालिसिस के लिए आप जब जाते हैं ऑप्शंस पे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि सर्विसेज के थ्रू आप ग्राफ चाहते हो या फिर आप रिसोर्स ग्रुप वाइज कॉस्ट चाहते हो। आप मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डेली कॉस्ट ट्रेंड के बारे में बात की यहाँ पे, तो डेली कॉस्ट ट्रेंड से हमें ये पता लग जाएगा कि अभी मेरी मान लो मेरी कल के दिन पे 24 घंटे में क्या कॉस्ट थी, कल से पहले क्या की, तो मैं आगे को बेसिकली कंसीडर कर सकता हूँ कि मेरी पार्टिकुलर डे पे कॉस्ट ज़्यादा क्यों थी। तो ये बहुत ही बेसिकली, और हम इसके लिए हम अपने बजट अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड कि मेरा जो है 80% जो है बेसिकली, जब भी मेरा इतना बजट अलोकेटेड है और 80% हो जाता है तो उस पर मेरे जो है अलर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ईमेल 90% कर सकता हूँ, 100% अलर्ट कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं सेट कर सकता हूँ। अब राइट साइजिंग ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो बेसिकली राइट साइजिंग रिसोर्सेज में होता क्या है कि राइट साइजिंग रिसोर्सेज में जो आपने रिसोर्स जो है प्रोविज़न किए हुए हैं, क्या वाकई वो राइट साइज में रिसोर्स प्रोविज़न है, कहीं मनी आपका वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका जो वर्चुअल मशीन जो कॉन्फ़िगर की हुई हैं उनका सीपीयू यूटिलाइजेशन कहीं 40% से डाउन तो नहीं है, और जो आपकी स्टॉप अनयूज्ड वीएम है डेव और टेस्ट इन्वायरमेंट में। कभी कभी क्या होता है कि कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं कि टेस्ट वीएम बनाई उन्होंने और टेस्ट वीएम बनाने के बाद वो स्टॉप की और छोड़ दी, कभी कभी रनिंग में भी छोड़ देते हैं। तो
ये चीज़ें आपको बहुत कंसिडर करनी होती हैं। और उनको प्रॉपर क्या होता है बेसिकली कि जब आपके रिसोर्स या वीएम कोई रनिंग हो रही होती है, वैसे लोग बोलते हैं कि हमने स्टॉप कर दी है, पे एज यू गो मॉडल होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसका कोई चार्ज नहीं लग रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई वीएम प्रोविज़न करते हैं और बेशक आप स्टॉप कर देते हैं उसको, तो वो उसमें आपके वीएम और सीपीयू के चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन जो आपका स्टोरेज है, जो डिस्क अलोकेटेड है उसके लिए, उसके चार्जेस अवश्य लगेंगे। तो ऐसे वीएम को आप टारगेट कर सकते हैं। और कुछ वीएम्स ऐसी होती हैं जो आपके ऑफिस आवर्स के टाइम पर ही यूज़ हो रही हैं, तो ऐसी वीएम्स को फोकस करके आप उनको यूज़ ऑटो शटडाउन फॉर द नॉन प्रोड वीएम्स, जो भी आपकी नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की वीएम्स है, उनको आप जो है ऑटो शटडाउन मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बस अब बात आती है सिक्वल डेटाबेस की। सिक्वल डेटाबेस में भी मल्टीपल मॉडल होते हैं बेसिकली। डीटीयू मॉडल होता है, वीकोर मॉडल होता है, हाइपर स्केल मॉडल होता है। तो वो आपको बेसिकली इस हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल आपके लिए प्रीफर रहेगा। कि सर्वरलेस हाइपर स्केल मॉडल होता है, तो कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कि जैसे आपका यूटिलाइजेशन, जितना यूटिलाइजेशन होगा और उसके हिसाब से ही आपको वो चार्जेस देना होगा। डीटीयू मॉडल क्या होता है? डीटीयू मॉडल लो कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेसेस के लिए होता है, जहाँ पे बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है और जैसे आपको लगता है कि ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता है, तो वहाँ पे 10 DTU, 20 DTU, 50 DTU उस हिसाब से रहता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि आपने देखा कि मेरे डेटाबेस के यूजेस का जो ट्रेंड है वो एक पार्टिकुलर टाइम पर जो है जाके ज़्यादा होता है और बाकी आइडल रहता है पूरे दिन। तो ऐसे में आप हाइपर स्केल सर्वरलेस मॉडल जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं और आप इसके बारे में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा मॉडल आपके लिए सूटेबल होगा। तो वो आप बेसिकली कर सकते हैं। अब बात आती है फॉर ऐप सर्विसेज की। ऐप सर्विसेज में बेसिकली क्या होता है कि ऐप सर्विसेज के लिए जो आप प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो है प्रीमियम प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं और इवन रिक्वायरमेंट उतनी होती नहीं है, क्योंकि एक सर्विस प्लान में, ऐप सर्विस प्लान में बहुत सारी आप सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सर्विस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो वहाँ पर ऐसे में आप पहले तो रिक्वायरमेंट देखें, उनका यूजेस ट्रेंड देखें। यूजेस ट्रेंड देखने के बाद आप क्या करें कि बेसिकली जो भी आपके सर्विस प्लान, जैसे सपोज मैं स्टैंडर्ड प्लान यूज़ कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड प्लान में मैं क्या कर सकता हूँ, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद बेसिकली क्या होगा कि जिस हिसाब से आपके यूजेस हैं, मान लो आज आपका वर्कलोड कम है और कल ज़्यादा है, तो वो इस हिसाब से जो आपने रूल कॉन्फ़िगर किया है कि 70% CPU 80% से यूटिलाइजेशन CPU का ज़्यादा जाता है, तो और एक इंस्टेंस जो है और ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही जो है, और यदि 40% तक 5 मिनट तक रहता है, तो वो आइडल होके आपकी जो इंस्टेंस ऐड हुआ है तो वो हट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और SKU जो डिसाइड करते हैं कि जैसे बेसिक SKU है, स्टैंडर्ड SKU है, प्रीमियम SKU है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि आप वाकई ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। अब बात आती है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस एंड सेविंग प्लान्स की। बेसिकली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो जैसे VMs हैं, तो वो आप 3 इयर्स के लिए या 1 ईयर्स के लिए, आप 2 इयर्स के लिए आप रिजर्व कर सकते हो। आपको लगता है कि वाकई ये लॉन्गर पीरियड के लिए रिसोर्सेज यूज़ होंगे, तो आप उनको रिजर्व कर सकते हो, जिससे कि आपको अजोर जो है एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड करती है और उसमें कुछ लोग हाइब्रिड बेनिफिट भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। हमें बेसिकली ये हमारी 30 से 60% कॉस्ट को सेव करता है। अब सिक्वल रिजर्व कैपेसिटी भी होती है, सिक्वल से भी रिलेटेड प्लान होते हैं, अजोर सेविंग प्लान फॉर कंप्यूट होता है। तो ये प्लान्स आप यूज़ करके कॉस्ट को काफ़ी आप कम कर सकते हो। अब बात आती है कि जैसे कि कुछ प्रोडक्शन VM है, अब आपने क्या किया कि सिक्वल मैनेज्ड इंस्टेंसेस यूज़ कर रहे हो या फिर आप ऐप सर्विस प्लान यूज़ कर रहे हो, तो उनके लिए जैसे अब कुछ लोग होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, जैसे सिक्वल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिक्स आपको चार्जेस देना है। बट आपको सिक्वल मैनेज्ड इंस्टेंस यूज़ कर लोगे तो उसमें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं उसको, तो पे एज यू गो के अकॉर्डिंग चार्जेस लगेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर बात की, जैसे कि रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के बारे में बात की, रिसोर्स प्रोविजनिंग के बारे में बात की, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में बात की, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात की कि हम रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके ट्रेंड को कैसे देख सकते हैं, ट्रेंड को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक
चीज़ें होती हैं और जो कस्टमर के लिए काफ़ी एक तरह से अच्छी खासी जो है कॉस्ट को सेव करती हैं। अब बात आती है बेसिकली नेटवर्किंग वाले पॉइंट पे कि नेटवर्किंग में आप क्या क्या चीज़ें टारगेट कर सकते हो। तो नेटवर्किंग में मैं बात करूं तो नेटवर्किंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अजोर फायरवॉल हो गया, नेट गेटवे हो गया, पब्लिक आईपी हो गए, डेटा ट्रांसफ़र ईग्रेस चार्जेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आती हैं। अब जैसे मैं नेटवर्किंग में फायरवॉल की बात करता हूँ। अब फायरवॉल में क्या होता है कि जैसे आपका स्मॉल इन्वायरमेंट है, अब जब स्मॉल इन्वायरमेंट है वहाँ पर तो आपको जो है, अब मान लो स्टैंडर्ड फायरवॉल की ज़रूरत है लेकिन आपने प्रीमियम फायरवॉल यूज़ की हुई है, तो आप इस चीज़ को जब आप आर्किटेक्चर को रिव्यू कर रहे होते हो तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि क्या वाकई ये यहाँ पर प्रीमियम एसक्यू की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए उसको रिड्यूस कर सकते हो कस्टमर के साथ डिस्कस करके, उसके चेंज वगैरह जो भी आपके यहाँ प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके आप जो है उसको चार्जेस को रिड्यूस कर सकते हो। अब बात आती है नेट गेटवे कॉस्ट। नेट गेटवे बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आप आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए जहां आपको सिंगल एक डेडिकेटेड पब्लिक आईपी एक्सपोज करना है तो उसके लिए आप नेट गेटवे यूज़ करते हो। तो नेट गेटवे की कॉस्ट को आप चेक कर सकते हो। और कभी कभी साइट टू साइट वीपीएन जो होता है कि आपने साइट टू साइट वीपीएन में भी इसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग जो है इसके एसक्यू होते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो कि क्या वाकई जो आपने एसक्यू रिक्वायर जो चूज़ सेलेक्ट किया है क्या वाकई इतनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके, यदि नहीं है, आप मान लो आपने हायर लेवल का एसक्यू सेलेक्ट किया हुआ है और उतनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वो आपका एक तरह से कस्टमर को अननेसेसरी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत बेसिक होती हैं बट एक अच्छा कॉस्ट सेव कर सकती हैं। अब जैसे कुछ पब्लिक आईपी यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ लोगों ने टेस्ट वीएम बनाई और उन्होंने उसको पब्लिक आईपी असाइन कर दिया, या बनाते टाइम जैसे वीएम क्रिएट प्रोविज़न करते टाइम अटैच हो गया और वीएम डिलीट कर दी, या वीएम स्टॉप्ड है, आईपी पब्लिक आईपी उसके साथ अटैच्ड है, तो ये भी आप कॉस्ट सेव के लिए कंसीडर कर सकते हो, जो कि एक अच्छी खासी कॉस्ट सेव को कर सकता है। अब डेटा ट्रांसफ़र जो हो रहा है तो आप इसको ये भी देख सकते हो कि जो डेटा ट्रांसफ़र ईग्रेस जो चार्जेस लग रहे हैं वो डेटा ट्रांसफ़र के किस हिसाब से लग रहे हैं, और वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डेटा वाकई क्या ये नेसेसरी डेटा इतना ट्रांसफ़र होना चाहिए या अननेसेसरी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता जा रहा है, तो वो चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं हम और स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, जैसे कि अनअटैच्ड डिस्क्स होती हैं, कुछ डिस्क्स होती हैं जो अनअटैच्ड हैं, आपने पहले यूज़ की वीएम के साथ बट वो अनअटैच्ड है और एक अच्छा खासा कहीं आपने वीएचडी बैकअप लिया हुआ है, स्नैपशॉट बैकअप लिया हुआ है और वो पड़े हुए हैं, तो आप उसको जब आप आर्किटेक्चर को रिव्यू कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों पर भी फोकस करें। आपको जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है प्रीमियम डिस्क की और आप वहाँ नॉर्मल एचडीडी से काम चला सकते हैं, नॉर्मल स्टोरेज से, तो वो भी अननेसेसरी जो प्रीमियम डिस्क अटैच्ड है या यूज़ कर रहे हो तो उनको आप रिमूव करने का प्लान कर सकते हो। ओल्ड स्नैपशॉट्स होते हैं, बहुत सारे ओल्ड स्नैपशॉट्स बेसिकली पड़े रहते हैं, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो कि आप कैसे ओल्ड स्नैपशॉट्स को हटाना है जिससे कि आपका एक अच्छा खासा अमाउंट स्टोरेज का बच जाएगा। ब्लॉक लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? ब्लॉक लाइफ का साइकिल पॉलिसीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि जैसे कि आप डेटा मैनेजमेंट स्टोरेज पर जाते हैं जो क्लाउड के, और वहाँ पर एक डेटा मैनेजमेंट होता है और वहाँ पे आता है लाइफ साइकिल पॉलिसीज़। तो लाइफ साइकिल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? वैसे जैसे सपोज़ आपने प्रीमियम स्टोरेज यूज़ किया हुआ है और नहीं, अब वहाँ पर किसी ने 365 डेज़ का रिटेंशन लगाया हुआ है और प्रीमियम डिस्क यूज़ कर रहे हो, प्रीमियम स्टोरेज यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें रूल क्रिएट कर सकते हो कि आफ्टर 30 डेज डेटा विल मूव इन दी कूल स्टोरेज। तो वो क्या होगा कि आपकी प्रीमियम स्टोरेज से वो डेटा जब मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली 30 डेज बाद कूल स्टोरेज में, तो आपकी कॉस्ट सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। और कस्टमर से डिस्कस करके कि कुछ लॉग्स का डेटा होता है 365 डेज नहीं रखना है तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, टाइम ड्यूरेशन को 90 डेज कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप बात करके आप कॉस्ट सेव कर सकते हो। अब बात आती है सिक्योरिटी की।
सिक्योरिटी पर बहुत सारा कॉस्ट बेसिकली लगता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड हो गया, सेंटिनल हो गया, या आपका लॉग एनालिटिक्स रिटेंशन हो गया। इन चीज़ों में बेसिकली क्या होता है, काफ़ी कॉस्ट होता है। तो इन चीज़ों को आप फाइन ट्यून करके बेसिकली देख सकते हो कि क्या वाकई आप कहीं अननेसेसरी चार्ज तो पे नहीं कर रहे हो। तो वो बेसिकली आपकी जो है चीज़ों को बहुत नैरो डाउन करेगा। और जैसे कि बैकअप वॉल्ट स्टोरेज हो गया, बहुत सारे बैकअप हैं और कई साल पुराने बैकअप हैं, 5-5 6-6 साल पुराने पड़े हुए हैं बैकअप। तो इन चीज़ों को भी आप रिव्यू करते हो। प्राइवेट एंड पॉइंट्स हो गए, प्राइवेट एंड पॉइंट्स आपने बहुत साल पहले क्रिएट किए थे और वो अब कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है उनकी, बट वो अभी भी जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे। तो आप इन चीज़ों को बेसिकली आप देख करके और इन चीज़ों को रिमूव कर सकते हो और नैरो डाउन कर सकते हो। इससे आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी कॉस्ट सेव हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ जो बेसिक बातें शेयर की हैं, अजर क्लाउड की कैसे कॉस्ट हम सेव कर सकते हैं, किसी कस्टमर के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप कॉस्ट सेविंग पे काम कर रहे हो तो उसका पूरा एक प्रोजेक्शन प्लान बनाओ कि आप जो है क्या क्या टारगेट करोगे। एक एक्सेल शीट बनाओ और उसमें जैसे आप पहले वीएम टारगेट करोगे, उसके बाद स्टोरेज टारगेट करोगे, उसके बाद नेटवर्किंग जो है कंपोनेंट टारगेट करोगे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी टूल्स टारगेट करोगे, सब्सक्रिप्शंस ओवरऑल सब्सक्रिप्शन टारगेट करोगे, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप टारगेट करोगे। तो ये धीरे धीरे जब चीज़ें आप टारगेट करोगे तो आप बहुत सारी कॉस्ट सेव कर सकते हो। और एज ए जब एक अच्छी इमेज कस्टमर के सामने बनती है, आपकी कॉस्ट सेव करके दिखाते हो कि आपने जब मान लो आपने सपोज $2000 कॉस्ट पर मंथ की सेव कर दी कस्टमर के लिए, तो वो जो आप ईयरली कन्वर्ट करते हो तो $24,000 पर ईयर की कॉस्ट सेव हो जाती है, जो कि एक $24,000 बहुत एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए करियर ग्रोथ में भी कस्टमर से अप्रिसिएशन मिलता है और आप मैनेजमेंट के सामने भी शो कर पाते हो कि मैंने इस कस्टमर के लिए इस कॉस्ट मैनेजमेंट पे काम करके मैंने इतना सारा कॉस्ट सेव किया है। तो वो एक आपके लिए एक बहुत ही वैल्यू एडिड अच्छा वैल्यू एडिड पॉइंट होता है। तो आप जो है कॉस्ट मैनेजमेंट पर उसको एनालिसिस करें प्रॉपर और आगे भी काम करते रहें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और मैं आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।